नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आज का एग्जाम में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। किस किस के लिए होगा ये? आरपीएफ, और तुम्हारा रहेगा एमटीएस की वैकेंसी लगी हुई है उसके लिए, और तुम्हारा रहेगा एएलपी के लिए, और तुम्हारा रहेगा सीजीएल के लिए फर्स्ट पेपर के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है और कितने टाइम आया हुआ है, मैंने वो भी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन 1 रॉबर्ट क्लाइन ने इसका सही उत्तर होगा। तो इसका वो देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन क्या था। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइन ने किया, और यह बंगाल के नवाब, यही पूछा जा सकता है कि किस किस के बीच हुई थी। तो ये किस किस के बीच हुई थी? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। और इसमें किसने? क्लाइन ने बड़ी जीत, जो अंग्रेजों की लड़ाई का नेतृत्व कर रहा था उसने जीत हासिल की थी। ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि ये एसएससी 2002 में पूछा भी गया है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि वर्ष 1798 ईस्वी में लाई वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक बना। तो ये कौन सा था? अवध। ऑप्शन नंबर 1 अवध का नवाब। तो अवध का नवाब था, जिसमें क्या हुआ था कि डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को प्रस्ताव किया था। किसके लिए गया था? अवध के नवाब के लिए, जिसे इसने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो इससे क्या क्या हुआ था? वो ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध के एक स्थायी सैन्य बल रखने के लिए प्रस्ताव मिला था, जिसमें वो अपना अवध के नवाब को क्या देना पड़ा था? एक बहुत बड़ा अपनी सेना का हिस्सा भी उसको अंग्रेजों को देना पड़ा था लड़ाई के लिए। ठीक है, तो एक ये संधि हुई थी कौन सी, क्या नंबर क्या नाम था इस संधि का? प्रस्तावित सहायक संधि, जो सहायक संधि। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो इसमें से कौन था? ऑप्शन बताओ। इसमें से था तुम्हारा कौन सा? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। तो ऑप्शन रहेगा हमारा ए। बहुत से में तुम्हें लॉर्ड कैनिंग भी मिलेगा, लॉर्ड हेस्टिंग भी मिलेगा, लेकिन हमारा ऑप्शन ए। लेकिन एसएससी में मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, लेकिन एसएससी ने इसका कौन सा दिया था? कैनिंग बी वाला जो है सही उत्तर बताया था। लेकिन प्रथम गवर्नर जनरल बाइस हैंगस्टन को 1773 में गवर्नर जनरल का पद और 85 तक इसने संभाला था। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे आंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आया, देखो कितनी बार आया गया है, इसी वजह से मैंने रंग दिया। तो बी, कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि का इन्होंने संधि कर ली थी। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन हमने देख लिया था, कौन सी रंगपट्टनम की संधि हुई थी, किस किस के मध्य हुई थी? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य। कौन सा युद्ध रोकने के लिए? तीसरा युद्ध। ठीक है, मैसूर का तीसरा युद्ध रोकने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको आप पढ़ लेना, बहुत इजी है, आप देख लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो इसमें पूछ लेना। ठीक है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, कैसे इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि राज्य हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? डेलहौजी, डेलहौजी के द्वारा ये लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा छठा क्वेश्चन रहेगा कि कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक है जूल। ठीक है, एक ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो उसका वो देख लेते हैं। कार्य का मात्रक जूल है। कार्य क्या है? किसी वस्तु को, जैसे यहाँ से लेके यहाँ, इस वस्तु ए है, ए को मान लो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, एक पॉइंट मान लो एक है, ये दो पॉइंट है, तो ए वस्तु थी ये, ए को मैंने यहाँ तक पहुंचाने में जितना भी बल लगाया है, ए को यहाँ तक पहुंचाने में जितना भी बल लगाया है, कहाँ से? ए को मैंने यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, दो तक पहुंचाने में जितना ही बल लगाया है, उसे क्या बोलेंगे? हम कार्य बोलेंगे। तो कार्य को किससे करते हैं? डब्ल्यू से। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? बल जितना हमने फोर्स लगाया गुणा डिस्प्लेसमेंट डी। ठीक है, तो ये इसका वो है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कार्य का मात्रक का क्या हो जाएगा? जूल। जूल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो देखो कितनी बार पूछा गया है ये, हर हर वर्ष 18 में आया, 12 में आया। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये है तुम्हारा दूरी का। ठीक है, समय का नहीं है ये, नहीं प्रकाश का नहीं, धारा का। ये है किसका? दूरी का। अच्छा, प्रकाश वर्ष होता क्या है? प्रकाश वर्ष होता है, जैसे ये सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य के प्रकाश की कितनी, प्रकाश किसी का भी हो, सूर्य का छोड़ो, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एक वर्ष में जितनी भी दूरी तय करता है, मतलब ये तो हुई चाल। अगर हम दूरी निकालेंगे तो दूरी का क्या होता है? दूरी बराबर डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय।
तो हम हमारी चाल कितनी थी, 3 गुणा इंटू 10⁸ और समय से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 1 वर्ष का, तो प्रकाश वर्ष में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। ठीक है, एक साल में, एक ईयर में जितना प्रकाश दूरी तय कर सकता है उसे ही एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो आप, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो कौन सी मात्रा है, तो इसमें हो जाएगा डी, भार, वजन। ठीक है, वजन जो होता है, वजन का मात्रक, भार जो होता है ना, एक प्रकार का फोर्स होता है, मतलब डब्ल्यू से वो करते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी, मतलब गुरुत्वाकर्षण की और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एम इंटू जी भार हो जाएगा। तो ये किसका मात्रक है, जड़त्व का। जड़त्व का नेम किसने दिया था, गैलीलियो ने। ठीक है, तो इसका भी ये पढ़ लेना। तो इसका क्या है, अब देख लेते हैं कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। लगभग पूछी गई है, लगभग पूछी गई है, एग्जैक्ट नहीं पूछी गई। नवजात शिशुओं में कुल 270 हड्डी पाई जाती है। तो 270 किसके करीब है, 300 की। तो 300 वाला सी, 200 बहुत कम है, 206 भी, 250 भी, तो 300 हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिखाया गया है कि अस्थि की हड्डियां 206 होती है, 52 खंड की हड्डियां होती है, खुले खंड होते हैं 12। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, शरीर की सबसे जो प्रबल अस्थि होती है सर्वाधिक, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर बी, जबड़ों की। जबड़ों की हड्डी होती है। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन है, ये देख लेना। जबड़े शरीर की सबसे प्रबल अस्थि होते हैं। यह चबाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके बाद हमारी जो अस्थियां आती हैं, जांग और भुजा और गर्दन की अस्थियां मजबूत होती हैं। इसके बाद जबड़े की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, मजबूत और सबसे बड़ी, बड़ी नहीं कह सकते, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट पावरफुल हड्डी होती है, अस्थि होती है, सॉरी। ठीक है, हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। तो दांतों और उसमें कौन सा पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देख लेना, ये पढ़ लेना, बहुत ही इजी है कि हमारे शरीर में खनिज लवण पाए जाते हैं, जिसमें से फास्फोरस एक खनिज है, और सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा पूछे तो कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसके बाद हमारे पास फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, देख लेना। उसके बाद देखते हैं हम, और लगभग यही पूछा गया है कि व्यक्ति के स्वस्थ जो कैल्शियम और फास्फोरस मिलके क्या बनाते हैं, हमारा कैल्शियम फास्फेट बनाते हैं। तो ये लगभग शरीर में 400 से 700 ग्राम रहता है कैल्शियम फास्फोरेट की मात्रा, पूरे शरीर की, अगर एक स्वस्थ शरीर है तो। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था। तो सबसे पहले किस पे किया गया था, तो दामोदर नदी पे किया गया था। ठीक है, और दामोदर नदी पूछी जाए तो कहाँ कहाँ पे है दामोदर नदी। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट, ये 14 14 दो बार हो गई, ये भी 14वां क्वेश्चन था, लेकिन ये 14वां नहीं है, ये 15वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि परम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों में सम्मिलित परियोजना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु की परियोजना है। तो इसका ये डिस्क्रिप्शन मैंने दिखाया गया है, तो इसको आप देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 12वां क्वेश्चन, अच्छा आगे पीछे हो गए, चलो 12वां क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं कि शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। क्योंकि एंजाइम क्यों होते हैं, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है, जो जल्दी कराए। तो उत्प्रेरक जो जल्दी क्रिया कराते हैं उनको बोलते हैं, तो ये इसलिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 15 पहले हो गए, 12 13 बाद में लगे हुए हैं, तो इनको बाद में दिखाए हम। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो कौन सा है जो पित्तरस को छोड़ता है, या कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा यकृत, मतलब लीवर। लीवर हमारा जो है क्या छोड़ता है, पित्तरस छोड़ता है। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। पीएच मान इसका कितना होता है, इसका पित्तरस का कितना पीएच मान होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, 7.5 से 8.5। ठीक है, तो ये अल्कलाइन नेचर का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों पर पाई जाती है। तो 20 से 40 में अक्षांश पर, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। सबसे ज्यादा लवणता, अच्छा लवणता क्या होती है कि उसमें जो हमारा जल है ना, जल जल जो पानी है, उसमें कितना साल्ट उड़ा हुआ, साल्ट मतलब नमक हो गया और केमिकल्स हो गए, वो कितना उड़ा जाता है, वो इतना ही लवणीय होगा जितना कि उसमें ज्यादा मात्रा में नमक या साल्ट पाया जाएगा। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, एक ही जल है, इस जल में पूरा ये जल से भरा हुआ है, एक ये है, ये भी जल से भरा हुआ है, एक नंबर है, एक 2 नंबर है। तो इसमें भरा हुआ है 5 किलो नमक, और पूरा जल से ही भरा हुआ है। इसमें भरा हुआ है 2 किलो नमक। तो कौन सा ज्यादा लवणता होगी, किसमें, 5 किलो वाले की। ठीक है, ये लवणता होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो 17वां क्वेश्चन देते हैं। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है। पोटवार पठार किस में स्थित है, तो पाकिस्तान में। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन ये है, आप पढ़ लेना इसको। ठीक है, कहाँ कहाँ पे स्थित है ये पूरा बताया गया है। नमक पोहा है, इतना मीटर ऊंचा है, 1252। ठीक है, तो
आगे हम देख लेते हैं सिक्के अंतिम गुरु कौन थे। सिक्के अंतिम गुरु कौन थे, तो कई बार पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। तो गुरु गोविंद सिंह, तो ये अभी आरआरबी ग्रुप डी 2023 में भी पूछा गया है रिसेंटली, ठीक है। आरपीएफ में भी पूछा गया है, यूपी पुलिस में भी, दिल्ली पुलिस में भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19वां। कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है, तो कालचक्र किसे है, बौद्ध धर्म से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट आज का क्वेश्चन रहेगा ये हमारा। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानून रूप से सक्षम है, तो ये कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता, मंत्रिपरिषद नहीं, सांसद नहीं, तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकता है युद्ध और शांति के लिए, ठीक है। इसका ये हमारा अनुच्छेद कौन से के अनुसार कर सकता है, 53 के अनुसार, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। तो आज का एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।